नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष तोमर आपके लिए लगातार राजस्थान जीके से रिलेटेड एक एमसीक्यू सीरीज चला रखी थी। उसी से रिलेटेड आपके लिए एक मॉक टेस्ट हर सैटरडे को लिया जाता है। शनिवार को मॉक टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें संपूर्ण राजस्थान का जीके पूछा जाता है, जिससे आप राजस्थान के आने वाले एग्जाम्स के अंदर, जिसको वीडियो कह दो, राजस्थान पुलिस कह दो, 4th ग्रेड कह दो, 3rd ग्रेड कह दो, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन है जिसमें हर वीक टेस्ट कराया जाता है। और उसी में मॉक टेस्ट की सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर शनिवार को सुबह 9 बजे। और नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है। उसी पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। लगातार मॉक टेस्ट है, कौन सा 11th नंबर का। एक चीज और है, जिन भी स्टूडेंटों ने इससे पहले के पेपर नहीं दिए हैं वो पेपर दे सकते हैं। वीआईपीएम ऐप के ऊपर जाकर के फ्री मटेरियल के अंदर आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा। लगातार 11 पेपर्स हो गए हैं। 11 पेपर को आप एक साथ भी दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो, जिससे आपको तैयारी का पता लगेगा, पेपर का स्टैंडर्ड पता लगेगा। और आज की तारीख में जो जैसे राजस्थान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी की प्रकृति के हिसाब से पेपर बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन, राजस्थान जीके का मॉक टेस्ट नंबर 11। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इसमें, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस शासक ने बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ था। तो बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में। एक तरफ आपको पता ही है इस समय चल रहा था मुगलों के अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष। मुगलों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। इस उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर शाह शुजा, जो आपके मुगल सम्राट थे जिसका नाम था शाहजहां, शाहजहां के पुत्र थे कौन, शाह शुजा। शाह शुजा ने विद्रोह कर दिया था। और इस विद्रोह को दबाया किसने था, इस विद्रोह को दबाया था जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने। समझेगा, ये 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ शाह शुजा के साथ, और साथ में कौन थे, मिर्जा राजा जय सिंह। तो पूछा क्या गया है कि किस शासक ने बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और शाह शुजा इसमें क्या हो गया था, पराजित हो गया था। ये शाह शुजा था कौन, तो ये आपको बताया अभी मैंने आपको कि शाहजहां के 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों में एक पुत्र का नाम था क्या, शाह शुजा। और इस बहादुरगढ़ के ये जो युद्ध है, इस युद्ध को उत्तराधिकार का संघर्ष भी कहा जाता है, जिसमें जयपुर के शासक या आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने लड़ाई लड़ी थी। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 1 नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है। रम्मत के बारे में, तो रम्मत के बारे में एक तो जानने के, रम्मत का मतलब रमना, और रमना राजस्थान के अंदर किसको कहते हैं, रमणा। रमणा का मतलब होता है खेलना, खेलना। एक चीज तो ये समझ लें। अब पूछा क्या है कि रम्मत लोक नाट्य के प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें एक समुदाय के विशेष के लोग ही सहभागी होते हैं। इसमें टोरिया और गायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठते हैं। इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है। अब पूछा क्या है कि इसमें विशेषताएं क्या क्या है। तो एक समुदाय विशेष के लोग इसमें सहभागी होते हैं, ये गलत है। एक समुदाय विशेष के लोग इसमें शामिल नहीं होते, इसमें कई समुदाय के लोग शामिल हो सकते हैं। इनमें टोरियों और गायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें खेलर भी कहा जाता है, इनको खेलने वाले को क्या कहा जाता है, रम्मत बांसे खेलर भी कहा जाता है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं अपने स्थान पर, बिल्कुल। और इनकी भाषा और क्षेत्रीय तो ध्यान रखिएगा, रम्मत मुख्य रूप से बीकानेर में आपको देखने को मिलेगी और साथ साथ में आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। पुष्करना ब्राह्मण आपको इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे, इसको याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, पहला गलत है, बाकी 3 इसके सही है। तो इसका आंसर 2nd, 3rd और 4th इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है। तत्ववाद यंत्र नहीं है, इसको देखिएगा। भपंग, जंतर, बाकिया या कमायचा। तो पूछा क्या है कि तत्ववाद यंत्र नहीं था। भपंग तत्ववाद यंत्र है बिल्कुल। जहूर का मेवाती इसके कलाकार के रूप में जाने जाते हैं।
इसको ध्यान रखिएगा। जंतर देवताओं का माना जाता है और गुर्जर जाति, ये भी आप याद रखिएगा। कमायचा, बिल्कुल कमायचा भी एक प्रकार का क्या है, तत्ववाद्य यंत्र है। बाकिया तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। बाकिया एक प्रकार का सुशीरवादी यंत्र है। बाकिया कर दूं या मैं सतारा कर दूं या फिर मैं मोरचंग कर दूं, ये इस प्रकार के जो भी वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे सब कैसे हैं, सुशीरवादी यंत्र है। तो पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा गया कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, तो बाकिया नहीं है, इसको ध्यान रखें। तो आंसर इसका क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची और कमला राजस्थान की किस चित्रशैली से, दो महिलाओं की बात की गई है, एक इलायची की और दूसरी कमला की, राजस्थान की किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, नाथद्वारा शैली से या देवगढ़ शैली से। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तैयारी के साथ आइएगा। तो कौन सी, तो ध्यान रखिएगा नाथद्वारा उपशैली कहीं ना कहीं आपको जुड़ी हुई दिखाई देंगी। कौन सी, इलायची और कमला, कौन सी शैली से, नाथद्वारा उपशैली से, जिसके अंदर आपको पता ही है पिछवाई चित्रशैली के रूप में भी जानी जाती है। दूसरा किशनगढ़ बनी ठनी के रूप में जानी जाती है। अलवर को कंपनी शैली के रूप में भी जाना जाता है। और देवगढ़ आपको पता ही है अमर सिंह। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर अंगारे को जाता है। ये इसको प्रकाश में लेकर के आए थे। तो आंसर क्या होगा, किस प्रकार, तो ध्यान रखिएगा नाथद्वारा उपशैली से संबंधित है कौन, कमला और इलायची चित्रकारी के रूप में। निम्न में से एक सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ किताबें दे रखी हैं और दूसरी तरफ आपको आंसर दे रखे हैं कि लेखक कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बताइएगा। देखिए कान्हा व्यास के द्वारा क्या दे रखा है, कान्हा व्यास के द्वारा एक लिंगी महात्म्य आपको देखने को मिलेगा। इसको नाथा ने कौन सी लिखी, तो नाथा ने वास्तु मंजरी आपको देखने को मिलेगी। और गोविंद के द्वारा द्वार दीपिका लिखाई दे गई। और अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है कुंभलगढ़ के अंदर। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। उसी प्रकृति को लेकर के प्रश्न बनाए गए हैं, एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ लेखन। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का आंसर सेकंड, तो पहले में 2 सेकंड है, दूसरे का आंसर सेकंड का आंसर 4। तो इसमें आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जयपुर प्रजामंडल आपको पता है 1931 और बाद में इसका पुनर्गठन 37 और 38 में आपको देखने को मिलेगा। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी। तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। ठीक है। तीसरा इसमें पूछा गया प्रथम अधिवेशन, चिरंजी लाल मिश्रा को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था इस प्रजामंडल का। यह भी याद रखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, प्रथम अधिवेशन की, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर आपको सही देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध, अभी कमला और इलायची पूछी थी, अभी पूछा गया दयाबाई और सहजोबाई। राजस्थान के हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम्स में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही आता है। इसको ध्यान से देखिएगा। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संत शिष्याओं से, संत हरिदास, जसनाथ, लालदास, चरणदास। तो आपको पता लालदास के द्वारा लालदासी संप्रदाय, ये भी अलवर के, लेकिन इनकी पीठ कहां पर थी, इनकी पीठ दिल्ली में थी। जसनाथी बीकानेर से। इन्होंने 36 नियम दिए और इन अग्नि नृत्य, इसको याद रखिएगा। और हरिदास जी
मूल रूप से डीडवाना, नागौर, निरंजनी संप्रदाय, इसको याद रखिएगा। वाल्मीकि के रूप में जाना था कलयुग का वाल्मीकि, इनको याद रखिएगा। और पूछा क्या, दयाबाई सहजोबाई। तो दयाबाई और सहजोबाई का संबंध चरणदास जी की शिष्याओं के रूप में, जिन्होंने 42 नियम दिए थे, इसको याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर डी इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 फरवरी 1942 को आयोजित मारवाड़ लोक परिषद, कौन सी? मारवाड़ लोक परिषद के खुले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जो ब्यावर के अंदर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी चैनदास, चौधरी उमाराम, जयनारायण व्यास या रणछोड़ दास गट्टानी। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी, तो राजस्थान लोक परिषद की स्थापना हुई थी, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। तो ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाएगा। तो लोक परिषद के खुले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसका आयोजन पुष्कर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार चवरी जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, दुर्ग के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका मध्य भाग गोलाकार और जैन गुंबद से ढका होता है। इसका निर्माण कुंभलगढ़ के अंदर कोषाध्यक्ष के पुत्र भंडारी वेलका या वेका के द्वारा करवाया गया था। तीसरा, इस मंदिर की योजना गोलाकार है और इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो एक तरफ तो ये क्या कह रहा है, इसका मध्य भाग कैसा है? गोलाकार है, जैन गुंबद से ढका हुआ है। दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है कि इस मंदिर की योजना गोलाकार है। मंदिर की योजना गोलाकार नहीं है, मंदिर का भाग गोलाकार है। समझ में आ गई बात? योजना का मतलब तो होता पूरा का पूरा परिसर और सब कुछ ही गोलाकार होता, ऐसा नहीं है। मंदिर का मध्य भाग जो है वो गोलाकार के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट, सेकंड और 4 आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। इसके अंदर आंसर ये गलत होगा, कौन सा? ये वाला 3rd नंबर। फर्स्ट, सेकंड और 4th ही। इसका मध्य भाग गोलाकार है। निर्माण कुंभलगढ़ के अंदर वेलका के द्वारा करवाया गया। मंदिर की योजना गोलाकार नहीं थी। इसके चारों ओर 4 पंख निकले हुए आपको दिखाई देंगे। जब 4 चीज होंगी तो 4 चीज होंगी तो 4 चीज का मतलब क्या हो गया? चौकोर। और ये क्या कह रहा है यहां पर कि ये योजना गोलाकार थी। गोलाकार कैसे हो सकती है? तो इसको ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा इसका? सी इसका आंसर होगा। निम्न में से 1944 के अंदर नीम का थाना सीकर, अभी वर्तमान में इसको जिला बनाया गया था, बाद में इसको जिला घोषित किया गया था, बाद में इसका जिला निरस्त कर दिया गया था। तो अभी सीकर के अंदर आता नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति। कौन सी समिति? क्योंकि आपको पता ही है JRM जो कानून बनाया गया था, जिसके अंदर हर एक मीणा को क्या देनी होती थी? हाजिरी देनी होती थी। उसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। उसी आंदोलन के दौरान एक मीणा सुधार समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने करी? जिसकी अध्यक्षता बंशीधर शर्मा के द्वारा की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? रंग महल, अब ये रंग महल मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़, पहली चीज। रंग महल का उत्खनन VN मिश्रा और राजस्थान राज्य पुरातत्व के संयुक्त अधिवेशन के रूप में किया गया था। तो VN मिश्रा और पुरातत्व का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पा युगीन पुरास्तित्व है। प्राक हड़प्पा कालीन नहीं है, ये तो आपको पता ही है, ये तो कहीं ना कहीं पाषाण कालीन आपको दिखाई देगा, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, रंग महल का उत्खनन स्वीडन के पूर्ववेता हन्ना हरेड भी मिल जाएगा, या रेड मिल जाएगा, 1952 और 53 में किया गया। ये बिल्कुल सही है। कहां के थे? स्वीडन के थे। हन्ना हरेड के द्वारा किया गया था, बिल्कुल। और रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन है। सही उत्तर का चयन कीजिए, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा कि तीसरा और 4th इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने यहां पर पाषाण काल कर दिया था, पाषाण काल नहीं होगा इसका। पाषाण काल तो ये फिर कहीं ना कहीं
हड़प्पा से भी पहले की जानकारी होगी, तो हड़प्पा से पहले कुषाण कालीन, कौन सी? कुषाण। और कुषाणों में भी आपको पता ही है कुषाण कब आए? फर्स्ट शताब्दी में। कौन सी में? और कुषाणों का एक महान शासक हुआ है जिसका नाम था कनिष्क, जिसे भारत के इतिहास में द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है, यानी कि बौद्ध धर्म को संरक्षण और प्रसार में जिस तरीके से अशोक ने काम किया वैसा ही किसने किया? कनिष्क। और कनिष्क के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, कनिष्क ने आपका जो आपका संवत है, कौन सा? शक संवत। इस शक संवत को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, जिसको आपको राष्ट्रीय संवत मानते हैं? उस शक संवत को किसने? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका केवल सही आंसर है। तो थर्ड और फोर्थ का मतलब बी इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहां से लिया गया? शेखावटी के अंदर कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी के रूप में चित्रण भित्ति चित्र कहां से मिलता है? कनौडियाई हवेली मुकुंदगढ़, गोयनका हवेली फतेहगढ़, रैया रामगढ़ और पोद्दार हवेली। तो आपको पता ही है जो शेखावटी क्षेत्र है यह मुख्य रूप से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं हवेलियों के रूप में जाना जाता है। जैसे आपको राजस्थान के अंदर अलग अलग शहरों में, जैसलमेर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, बीकानेर के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं हवेलियां देखने को मिलेंगी। तो हवेलियों के रूप में राजस्थान को बड़े लंबे समय से चर्चित माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इसी से रिलेटेड चीज पूछी गई है कि शेखावटी के अंदर कृष्ण की 8 गोपियों एक हाथी के रूप में चित्रित है, तो कौन सी? गोयनका हवेली। कौन सी हवेली? गोयनका हवेली के अंदर इस तरह का भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बीकानेर के अंदर और आपको जैसलमेर के अंदर भी मुख्य रूप से क्या देखने को मिलेगी? हवेलियां देखने को मिलेगी। रामपुरिया हवेली आपको कहीं देखने को मिलेगी, रामपुरिया हवेली। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। निम्न में से कूट दिया गया उस कोट का सही मिलान कीजिए। जयानक भट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? नैनचंद्र के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? राजशेखर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? और सुरजन चरित्र के साथ। तो देखिए जयानक के बारे में तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज विजय, कौन सी? पृथ्वीराज विजय, क्योंकि एक पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा नैनचंद्र, नैनचंद्र के द्वारा क्या लिखा? हमीर महाकाव्य लिखा गया। इसको ध्यान रखिएगा। राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश लिखा गया। आपको पता ही है राजशेखर के द्वारा कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, ये सब किसके द्वारा लिखा गया? राजशेखर के द्वारा लिखा गया। और चंद्रशेखर के द्वारा सुरजन चरित्र लिखा गया। ये किताबें हैं, इतिहास में किताबें बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसी हिसाब से यह प्रश्न बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का थर्ड, ए का थर्ड आपको यहां देखने को मिलेगा केवल। नैनचंद्र सेकंड, राजशेखर फर्स्ट और चंद्रशेखर सुरजन चरित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, ये तो आपको याद ही होगा। भुवन कोश, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन कौन सा सत्य है। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चंवरी कर लगाया था, बिल्कुल चंवरी कर लगाया था, 5 रुपए। किसी भी लड़की की शादी होगी तो क्या लगाई जाएगी? चंवरी है, इसलिए चंवरी कर लगाया। पृथ्वी सिंह, दूसरा कौन सा? पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ में जागीरदार के रूप में तलवार बंधाई, बिल्कुल तलवार बंधाई कलर, जिसको उत्तराधिकार शुल्क भी कहते हैं। बिल्कुल उत्तराधिकार शुल्क भी इसके द्वारा जनता पर लगाया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा, विरोध के स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाए, बिल्कुल इसके कारण से क्या नहीं चलाए गए? हल नहीं चलाए किसी भी किसान ने अपने खेतों के अंदर। और पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। पृथ्वी सिंह को कोई समझ नहीं आई, पृथ्वी सिंह ने उनकी जमीनों को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पृथ्वी सिंह ने तो जमीनों को जब्त कर लिया था। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और
3 आपको सही देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन देश का सबसे संगठित किसान आंदोलन माना जाता है, जो सबसे बड़े क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया ठिकाना था किसका? मेवाड़ का। इसको याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। दूसरा, अजमेर संग्रहालय में प्रदर्शित लिंगोद्भव मूर्ति, लिंगोद्भव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? अजमेर संग्रहालय में जो मूर्ति रखी गई है वो उसको प्राप्त कहां से की गई थी? ओसियां जोधपुर से, बुचकला से, आभानेरी से, या हर्षनाथ से? तो ये लिंगोद्भव की यानी कि शिव की जो मूर्ति मिली है, वो जो लिंग की मूर्ति मिली है वो कहां से प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखिएगा, वो सीकर के हर्षनाथ से प्राप्त हुई है। इसको ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने हैं? 5 लाख के। तो ध्यान रखिएगा, 5 लाख की संख्या वाले हैं भी कितने? 5। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ध्यान रखिएगा, कोटा, अजमेर, इन सबको 5 जो जिले हैं, इन सबको 5 लाख से ऊपर की यहां पर क्या है? नगर के, इन नगरों के अंदर पॉपुलेशन 5 लाख से क्या है? ज्यादा है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। इसको ध्यान रखिएगा। तो 5 लाख वाले कितने? 5 ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की साक्षरता कितनी है? यानी कि वो वर्ग की जानकारी पूछिए जहां पर आपको सबसे ज्यादा लोग पढ़ने वाले देखने को मिलेंगे। तो उनकी पॉपुलेशन कितनी बताई गई है? साक्षरता दर कितनी बताई गई है? 96.54, 79.46, 81.73 या 88.89? इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में साक्षरता से या जनसंख्या से पूछा ही जाता है। तो तैयारी के साथ ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में भी बनेगा। 81.73 जो पॉपुलेशन है 15 से 24 वर्ष की आयु की, वो सबके सब क्या है? साक्षर माने गए हैं। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि इस आयु वर्ग के 100 में से 81 लोग कम से कम क्या है? साक्षर हैं। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही नहीं है? सही नहीं है सौर ऊर्जा संयंत्र। धुनी सीकर, अगोरिया बाड़मेर, गोरीड झुंझुनू, मोकड़ा जैसलमेर। तो देखिएगा कि क्या पूछा गया? सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यह पूछा। इसका मतलब इसमें 3 सही है। तो अगोरिया बाड़मेर बिल्कुल करेक्ट है। गोरीड कहां पड़ता है? झुंझुनू के अंदर, वो भी पड़ता है। और मोकड़ा कहां है? जैसलमेर के अंदर। तो मोकड़ा जैसलमेर के अंदर, गोरीड झुंझुनू के अंदर, और अगोरिया आपको बाड़मेर में देखने को मिलेगा। लेकिन धूनी जो है वो सीकर में नहीं है। धूनी आपको कहां देखने को मिलेगा? फलोदी, जोधपुर में देखने को मिलेगा। तो आपको पूछा ही क्या था? गलत। तो गलत का आंसर ध्यान रखिएगा, इसमें 1 नंबर आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लूनी नदी के विषय में राजस्थान में से कौन सा कथन असत्य है? उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा होता है, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है? खारा, इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। आधी खारी आधी मीठी, बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, लूनी नदी बेसिन के पूर्व सीमा में काला भरा डूंगर है, बिल्कुल। लूनी नदी के पूर्वी सीमा में काला भरा डूंगर है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यह राजस्थान के कुल अपवा क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रभावित होती है, यह गलत है। 5.6% पर नहीं, लगभग 20% क्षेत्र पर यह प्रभावित होती है। और यह नदी कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या पूछा है? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा असत्य है? तो असत्य का मतलब ये इसका असत्य है। इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, आधी खारी आधी मीठी के रूप में मानी जाती है, सागरमती के रूप में जानी जाती है। कालिदास ने इसको अंत्य सलीला के रूप में जाना जाता था। लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सगाई, सागी, जवाई सब इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 800 से कम लिंगानुपात, सॉरी ध्यान रखिएगा, 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले कौन कौन से हैं? इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तैयारी के साथ रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि सबसे 800 से कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 800 से कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है, वो जैसलमेर जिला है। आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर हर चीज में क्या है, पीछे आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखें। अब जब लिंगानुपात की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 राजस्थान का क्या है लिंगानुपात, पहली चीज। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा राजस्थान का नगरीय क्षेत्र में, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा राजस्थान का नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात 914 है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में, कृषि जलवायु जो कि राजस्थान के अंदर 10 जलवायु प्रदेश है कृषि जलवायु, उसी में से पूछा गया है कि संबंध में लिखित तथ्यों में सावधानी पूर्वक पढ़िए। इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि एक ध्यान रखिएगा 0 से जो 25 वाला है उससे बाहर का मामला है, यानी कि अर्ध शुष्क का मामला है। कौन सा, अर्ध शुष्क वाले मामले की बात कर रहा है। इस प्रदेश में लाल रेतीली और सीरोजम, लाल रेतीली और सीरोजम नामक मृदा पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। गेहूं, सरसों व तिल इस प्रदेश की रबी की मुख्य फसलें, गेहूं, सरसों और तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल के रूप में जाने जाते हैं। तो कृषि जलवायु प्रदेश को आपको पढ़ना है, याद रखना है। एग्जाम्स में इस तरह का प्रश्न आपके कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इसको हमेशा से ध्यान रखें कि आपके एग्जाम्स में क्या पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा ये विशेषता है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा जलवायु प्रदेश है, तो लगभग सेकंड जो बी जलवायु प्रदेश है जहां पर आपको पाली देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से पाली जिला, उस क्षेत्र में आपको ये व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इनकी भी बात कर लें कि फर्स्ट सी के अंदर हम जैसलमेर और बीकानेर को काउंट करते हैं, तो इसमें क्षेत्र कौन सा आता है, लूणकंसर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड ए के अंदर शेखावटी वाला क्षेत्र है, और शेखावटी वाले क्षेत्र के अंदर आपको कौन सा, झुंझुनू देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, और रिप्रेजेंट मुख्य रूप से लूणकंसर कर रहा है जो बीकानेर में। और थर्ड ए के अंदर ध्यान रखिएगा ये क्षेत्र मुख्य रूप से कहां पर देखने को मिलेगा, अजमेर में देखने को मिलेगा। राजस्थान के 10 जलवायु प्रदेश हैं, उनको ध्यान रखिएगा। तो ये जो विशेषताएं हैं ये आपको सेकंड बी जो जलवायु प्रदेश है उसमें देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि 25 से 50 से ऊपर है ये, देखिए तो 25 से ऊपर हो गई, 30 से 50 के बीच में अर्ध शुष्क प्रदेश, और अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर जो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, गोडवाड़ वाला प्रदेश, उसमें आपको ये व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट नंबर इसका आंसर आपको 22। निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा स्थापित नहीं किया गया, कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, उद्योग विहार गंगानगर, बोरानाडा जोधपुर, रणकपुर कोटा और किशनगढ़ अजमेर। तो ध्यान रखिएगा रिको के द्वारा कौन सा फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया, तो ध्यान रखिएगा किशनगढ़ रिको के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा ये फूड पार्क या एग्रो फूड पार्क से भी आपके एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा किशनगढ़ अजमेर वाला। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्खम ट्रेप के नाम से जानी जाती है। अब दक्खन का नाम समझ में आ गया, तो दक्खन का मतलब क्या हुआ, वो दक्षिण, और दक्षिण का मतलब वही मालवा, और वही आपको प्रदेश। तो दक्खन ट्रेप मुख्य रूप से किससे निर्मित है, ज्वालामुखी से, किससे, और जो क्षेत्र ज्वालामुखी से निर्मित होता है वहां पर कैसी मिट्टी मिलेगी, वहां पर लावा होगा, और लावा होगा तो कैसा होगा, लावा द्वारा निर्मित मिट्टी होगी तो वो कैसी होगी, काली मिट्टी होगी, जिसको आपको पता ही है जो कपास के लिए श्रेष्ठ होती है, और इसी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो पूछा क्या गया, दक्खन ट्रेप से निर्मित मिट्टी कैसी होती है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ज्वालामुखी क्षेत्र से जो निर्मित मिट्टी होगी वो हमेशा कैसी होगी, वो हमेशा काली मिट्टी होगी। कैसी होगी, काली मिट्टी होगी, जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी। उसी में कपास सबसे अच्छा उत्पादन के रूप में जाना जाता है, और साथ साथ में उस मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, मुख्य रूप से कौन से, महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है उसमें आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, लूणी बेसिन,
से नेहड़, बिल्कुल। नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश जोहड़, घग्गर का मैदान नाली, बिल्कुल घग्गर का मैदान नाली वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, घग्गर को नाली के रूप में जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश जोहड़, जो आपके कुएं होते हैं जल के, कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ के रूप में जाना जाता है। लूणी, लूणी का प्रवाह क्षेत्र है जहां पर नेहड़, जो दलदली क्षेत्र नेहड़ निर्मित होता है। और नागौर उच्च भूमि, जिसमें कि आपको फ्लोराइड जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें आपको जिप्सम जैसी व्यवस्था देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? तो यहां पर ये डोरा पर्वत यहां से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि डोरा पर्वत का संबंध किससे होगा? डोरा पर्वत तो आपको कहां देखने को मिलेगा? जालोर देखने को है। तो यहां ये आप कर सकते थे कुबड़ पट्टी, तब ये सही होता, या फ्लोराइड पट्टी सही होता, या जिप्सम की पट्टी के रूप में जाना जाता किसको? तो ये आपका आंसर हो सकता था, लेकिन डोरा पर्वत का संबंध जालोर से है, इसका मतलब इसका बी आंसर होगा। भारत सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन, अब इस तरह के करंट क्वेश्चन भी याद रखिएगा। स्वदेश दर्शन क्यों? क्योंकि पर्यटन को लेकर और भगवान या देवताओं या मंदिरों को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी से रिलेटेड है। स्वदेश दर्शन 2.0 के योजना के अनुसार कौन से मंदिर शामिल किए गए हैं? रतन बिहारी मंदिर बीकानेर में है, करणी माता मंदिर भी देशनोक बीकानेर के अंदर आता है। केशव पाटन मंदिर बूंदी के अंदर आता है, करणी माता का मंदिर देशनोक चूहों का मंदिर। सावलिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़ में आता है, सबसे अमीर मंदिर के रूप में, सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है। करणी माता आपको देखो, जीन माता आपको पता ही है, सीकर के शेखावटी क्षेत्र में जानी जाती है, और करणी माता वही आपको फिर बीकानेर के अंदर। तो इसका मतलब करणी माता तो कंपलसरी है ही। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान के अंदर केसरियो पाटन बूंदी और करणी माता, जिसको चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है, इन दोनों को स्वदेश दर्शन 2.0 के अंदर शामिल किया गया। वर्तमान के अंदर आपको पता ही है, आपके नरेंद्र मोदी जी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद जो सबसे पहली रैली करी थी वो यहीं पर ही करी थी। कहां पर? देशनोक। और यहीं से ही आपको राजस्थान के अंदर अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और देशनोक चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी। देश के 12 औद्योगिक शहरों को जोड़ करके राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास कार्यक्रम के रूप में राजस्थान के किन शहरों को जोड़ा जाएगा? जयपुर दौसा को, जोधपुर पाली को, अलवर भरतपुर को, या कोटा और बारां को? देखिए, धीरे धीरे राजस्थान का डेवलपमेंट हो रहा है, और राजस्थान जैसे जैसे डेवलप हो रहा है उसको भी ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। तो 12 औद्योगिक शहरों को बनाया गया, पूरे देश के अंदर कॉरिडोर बनाया गया। उसमें से एक कॉरिडोर जो है उसके अंदर किस शहरों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण शहर, एक जोधपुर और दूसरा पाली, को इस कॉरिडोर के रूप में शामिल किया गया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में। इसको ध्यान रखिएगा। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन आपको पता ही है, 75वें राज्य विस्तव का भजन लाल शर्मा जी के द्वारा कहां पर किया गया? भांकरोटा जयपुर में, गांडोता दूदू में, सिकंदरा दौसा में, गोरिया सीकर में। तो ध्यान रखिएगा, गांडोता दूदू के अंदर पहली बार राज्य स्तरीय वन महोत्सव को मनाया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, किया गया, आयोजन कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, किया क्या जाएगा, 2024 की बात है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान रिम्स, सिम्स की जगह रिम्स ऐप का संबंध किससे है? इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स की दृष्टि से जरूरी है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? राज सिम्स, ये सिम्स ही होगा शायद, रिम्स नहीं होगा। हाँ, राजस्थान सिम्स ही आपको देखने को मिलेगा। इसका संबंध किससे? पीएम श्री से, पीएम पोषण से, मिड डे मील से, या पीएम वाणी से? तो ध्यान रखिएगा, इस ऐप का संबंध मिड डे मील से है, जो आपको भोजन करवाया जाता है स्कूल के अंदर। और मिड डे मील की परियोजना पूरे देश के अंदर सबसे पहले कहां पर लागू हुई थी? तमिलनाडु देश का पहला स्टेट है जहां पर मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी, जिसको मध्याह्न भोजन योजना के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। स्टेट हैप्पीनेस
रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्टेट हैप्पीनेस, समझिए खुशहाली सूचकांक, कौन सा खुशहाली सूचकांक 2024 के अंदर जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था? 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो ध्यान रखिएगा उसमें राजस्थान को 11वां स्थान मिला था। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर कौन था? फर्स्ट स्थान पर हिमाचल प्रदेश था। और लास्ट में कौन था? सबसे लास्ट की बात करें तो लास्ट के अंदर यूपी था। तो इसको ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा? इस तरह का इंडेक्स भी कोई ना कोई आपके एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, उसी को लेकर के, उसी को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो देखिए ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन बार बार किए जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजस्थान एक स्टेट बॉर्डर है। तो स्टेट के अंदर जैसलमेर और गंगानगर के अंदर इस तरह के आपको बार बार क्या देखने को मिलेगा? अभ्यास देखने को मिलेंगे। कभी बीएसएफ का अभ्यास, कभी कभी आपको एयरफोर्स का अभ्यास आपको आए दिन देखने को मिलेगा। इसलिए हर एक एग्जाम्स में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। गगन शक्ति 2024 का अभ्यास भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। ये तो एक चीज तो ये पता लग गई। दूसरा 2024 में किया गया था, दूसरा ये। तीसरा इसका नाम क्या था? गगन शक्ति था। इसके अलावा राजस्थान के किस में किया गया? तो राजस्थान के मैंने कहा दो ही जगह होती है, या तो पोखरण देखने को मिलता है या फिर आपको बीकानेर के अंदर महाजन देखने को मिलता है। बीकानेर के अंदर कौन सी? महाजन रेंज फील्ड है, वहां पर आपको यह अभ्यास देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोखरण जैसलमेर। 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल। कौन से? एडवोकेट जनरल। ध्यान रखिएगा ये होता कौन है? ये राज्य का विधिक अधिकारी होता है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, सबसे बड़ा विधि अधिकारी, यानी कि एक तरीके से लॉ ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, जिसकी नियुक्ति गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और करता कौन है? राज्यपाल करता है। पहली चीज तो ध्यान रखें। और संविधान का एक आर्टिकल है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 165, 165 आर्टिकल के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। करता कौन है? राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो वर्तमान में महाधिवक्ता के रूप में किसको? तो श्री राजेंद्र प्रसाद को शामिल किया गया था। फरवरी 2025, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और मैंने कहा ये एकमात्र व्यक्ति होता है जो विधानसभा के अंदर शामिल हो सकता है, उसकी चर्चा में भाग ले सकता है, कुछ बता सकता है, कुछ बोल सकता है, लेकिन वोटिंग के राइट्स इसके पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार सम्मेलन 2024 और 25 में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? इस तरह का स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। सरदार सिंह को, अरविंद सिंह को, सरदार सिंह को या नीलकंठ? सरदार सिंह दो जगह आ गया, इसलिए शायद प्रिंट में मिस्टेक हो गई। ध्यान रखिएगा। प्लेयर ऑफ द ईयर किस पुरस्कार? पुरुष कैटेगरी में। किसमें? पुरुष कैटेगरी में पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा हरमनप्रीत सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? प्लेयर ऑफ द ईयर। इसी के साथ साथ पुरुष के साथ साथ अगर वो महिला की बात करें, कब महिला कौन सी है जिसको इस कैटेगरी में पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखिएगा सविता पूनिया। ये भी आप याद करिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हरमनप्रीत सिंह। इसको ध्यान रखिएगा। के बिड़ला फाउंडेशन के वर्ष 2024 में 34वां सरस्वती सम्मान के बिड़ला। तो दो चीज ध्यान रखी, के बिड़ला कौन सा पुरस्कार देता है? सरस्वती सम्मान देता है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है। दूसरा, किस विद्वान को दिया गया? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल को, साधु भरदेश दास को, केसी शुक्ल को या सी शुक्ल को? तो ध्यान रखिएगा ये 34वां सरस्वती सम्मान साधु भरदेश दास को दिया गया है। ये संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। अब एक पुरस्कार आपके एग्जाम्स में राजस्थान से रिलेटेड पूछा जाता है, उसी को इसमें शामिल किया गया है। 28 मार्च 2025 को नई दिल्ली के अंदर इंडिया टुडे समूह के द्वारा इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 समारोह का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा कहां पर किया गया था? दिल्ली के अंदर। किस ग्रुप के द्वारा? इंडिया टुडे के द्वारा। कौन सा? इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण किया गया, पुरस्कार आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के पर्यटन विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला?
सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य आमेर किले को मिला, सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य कुंभलगढ़ को मिला, सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य बीकानेर को मिला। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान पर्यटन विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला? तीनों के तीनों पुरस्कार राजस्थान पर्यटन विभाग को मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ विरासत में आमेर किला जयपुर के अंदर जो है, सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय सबसे महत्वपूर्ण सबसे ऊंचाई पर स्थित किला कुंभलगढ़ दुर्ग आपको पता ही है, और तीसरा सर्वश्रेष्ठ पाक कला जहां पर आपको उस्ता कला देखने को मिलती है। कौन सी? उस्ता कला आपको देखने को मिल रही है, जिसको मुन्नवती के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर ही आपको मथेरन कला भी देखने को मिलेगी। ये सब कलाओं का संबंध किससे है? बीकानेर से है। तो ये आपका, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के 6 जिलों में संचालित सखी पहल, कौन सी? 6 जिलों के अंदर सखी पहल किस कंपनी के CSR कार्यक्रम का हिस्सा है? तो ये कार्यक्रम चलाया गया है सखी पहल, जो महिलाएं उनके कार्य के लिए चलाया गया है। तो किस ग्रुप ने इसको चलाया? वेदांता लिमिटेड ने, हिंदुस्तान कॉपर ने, हिंदुस्तान जिंक ने, या स्टारलाइट इंडिया के द्वारा स्टरलाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो सखी पहल परियोजना जो चलाई गई है वो मुख्य रूप से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि HZL के द्वारा चलाई गई, जो कि कहां पर है? देवारी आपको उदयपुर में दिखाई, सॉरी राजसमंद। इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में, हर तरह का प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में डाला गया है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। समझ में आया? इसी को लेकर के ये पेपर आपका बनाया जाता है। ये 11 नंबर का पेपर है, हर वीक एक पेपर होता है। इसी तरह के 35 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करंट के होते हैं राजस्थान के, कुछ एक आधा क्वेश्चन भारत का, और बाकी सभी राजस्थान के अलग अलग जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो हर वीक इस पेपर को दीजिए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, जिससे आप आने वाले एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे से अच्छा बेहतर रिजल्ट या परिणाम प्राप्त कर सके। तो इसी तरह के लिए तैयारी ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। आज के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।